डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी के अंतर्गत आज का व्याख्यान टॉपिक है कंसेप्ट्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, सीमाकारी कारकों की अवधारणाएं। पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड। आज के लेक्चर का कंटेंट है सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन। सीमाकारी कारकों के अंतर्गत दो नियमों का अध्ययन मुख्यतः किया जाता है। फर्स्ट, लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, लिबिग का न्यूनतमता का नियम, एंड सेकंड, सेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस, सेल्फोर्ड का सहनशीलता का नियम। जो प्रथम नियम है लिबिग लॉ ऑफ मिनिमम, लिबिग का न्यूनतमता का नियम, उसके अंतर्गत दो सहायक नियमों का भी अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्टेडी स्टेट, स्थिर दशा का सिद्धांत। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर इंटरैक्शन, कारकों की अंतःक्रिया का सिद्धांत। सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट, प्रत्येक सजीव को अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए एक विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है और कोई भी सजीव बिना वातावरण के जिंदा नहीं रह सकता है। पीछे के व्याख्यानों में, पीछे के वीडियो में हमने इकोलॉजी को डिस्कस किया है, एनवायरनमेंट को डिस्कस किया है। वातावरण किसी सजीव के चारों तरफ उपस्थित प्रत्येक चीज़ उसका वातावरण होती है और उसी वातावरण में कोई भी सजीव जिंदा रहता है। यद्यपि सजीवों का यह वातावरण पूर्णतया अप्रत्याशित नहीं होता है, अर्थात यह स्टेबल नहीं होता तथा प्राणी के जीवन चक्र एवं उद्विकास के दौरान इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। इन्हीं पर्यावरणीय कारकों के द्वारा सजीवों की वृद्धि, वितरण, बहुलता, व्यवहार, पोषण चक्र एवं अनेक जैविक क्रियाएं प्रभावित होती है। अर्थात जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं उससे किसी भी सजीव की प्रत्येक एक्टिविटी सीधे सीधे प्रभावित होती है। पीछे के वीडियोस में अपनों ने डिस्कस किया भी है। पर्यावरणीय कारकों को हमने दो श्रेणियों में रखा था, अजैविक कारक जिन्हें एबायोटिक फैक्टर्स कहा जाता है और जैविक कारक जिन्हें बायोटिक फैक्टर्स कहा जाता है। अजैविक कारकों को पुनः विभक्त करते हैं फिजिकल तथा केमिकल फैक्टर्स में, अर्थात भौतिक व रासायनिक कारकों में। और ये पर्यावरणीय कारक कभी भी स्थिर नहीं होते हैं। ये कारक स्थानीय रूप से, भौगोलिक रूप से परिवर्तित होते रहते हैं और हम देखते ही हैं भौगोलिक रूप से कुछ स्थानों पर बहुत अधिक ठंड होती है और कुछ स्थानों पर बहुत अधिक गर्मी होती है। इन वातावरणीय परिवर्तनों के कारण हमारे जैव मंडल की जैविक संरचना भी परिवर्तित हो जाती है। वातावरणीय परिवर्तनों के कारण संभवतया सर्वप्रथम कारिकीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं वो सीधे या इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक जीव को प्रभावित करते हैं और प्रत्येक जीव में जो वे परिवर्तन लाते हैं उनमें सर्वाधिक परिवर्तन सजीवों की फिजियोलॉजी में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर ये कारिकीय प्रभाव डालते हैं। ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस वातावरणीय कारक किसी भी सजीव पर डालते हैं ये कई तरह के हो सकते हैं। पहले परिवर्तन घातक। इस प्रभाव के कारण अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंड के कारण या नमी की अनुपस्थिति में प्राणी की मृत्यु भी हो सकती है। दूसरे प्रकार का प्रभाव ये जो वातावरणीय परिवर्तन किसी भी सजीव पर डालते हैं वह आवरणन कहलाता है। इसे मास्किंग भी कह सकते हैं। इस प्रभाव में अन्य कारकों का प्रभाव रूपांतरित हो जाता है। जैसे अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है, आपेक्षिक आर्द्रता कम होती है, तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, गर्म रुधिर वाले प्राणी हैं जिसमें बर्ड्स और मैमल्स आते हैं, उनके शरीर से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इवेपरेशन बढ़ जाती है, अर्थात शरीर से जल का ह्रास जो है वो बढ़ जाता है। तीसरे प्रकार का जो परिवर्तन किसी भी सजीव में ये वातावरणीय कारक लाते हैं वह निर्देशन है। इस प्रभाव में वातावरण में परिवर्तन के कारण प्राणी अनुकूल वातावरण की तरफ अभिविन्यासित हो जाता है। अर्थात यदि ये वातावरणीय परिवर्तन उस सजीव के अनुकूल नहीं होते हैं तो वो
अपने अनुकूल वातावरण की तरफ चला जाता है, वहाँ से वो माइग्रेट हो जाता है। चौथे प्रकार का परिवर्तन है कंट्रोल या नियंत्रण। इस प्रभाव में विभिन्न वातावरणीय कारक जैसे तापक्रम, दाब, शांता आदि के कारण उपापचय अर्थात सजीव का मेटाबॉलिज्म, स्राव तथा प्रचलन की क्रियाएं, उनका लोकोमोशन, ये जो है एक्टिविटी प्रभावित होती है। पांचवा जो प्रभाव है वातावरणीय कारकों का किसी भी सजीव के ऊपर, वो न्यूनता या डेफिशिएंसी कहलाता है। इस प्रभाव में किसी अजैविक कारक की कमी के कारण सजीव में न्यूनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात यदि कोई कारक कम हो जाता है सजीव में तो इसे न्यूनता कहा जाता है, डेफिशिएंसी कहा जाता है। इसके अलावा एक ही पर्यावरणीय कारक अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग जीव के ऊपर अलग अलग प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स अर्थात आवश्यक तत्व। सजीवों को निरंतर वृद्धि तथा गुणन के लिए कुछ आवश्यक पदार्थों की जरूरत होती है। सामान्यतः 16 तत्वों का प्रयोग सजीवों के द्वारा किया जाता है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए, जिन्हें एसेंशियल एलिमेंट्स या आवश्यक तत्व कहते हैं। आवश्यकता के आधार पर इन तत्वों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है: वृहद मात्रिक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म मात्रिक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ट्रेस एलिमेंट। ये जो वृहद मात्रिक तत्व हैं, इनका उपयोग किसी भी सजीव के द्वारा कार्बनिक ऊतकों के निर्माण में किया जाता है और इसकी अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता किसी भी सजीव को होती है। सूक्ष्म मात्रिक तत्व जो ऐसे तत्व हैं जिनका उपयोग सजीवों के द्वारा सूक्ष्म मात्रा में किया जाता है, और ट्रेस एलिमेंट वे तत्व हैं जिनकी सजीव को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। एसेंशियल एलिमेंट्स या आवश्यक तत्वों को इस सारणी के द्वारा और अच्छे से समझ सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज्ड इन रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी, अधिक मात्रा में इनका यूज़ किया जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, अल्प मात्रा में सजीव इसका यूज़ करता है। ट्रेस एलिमेंट्स नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स निम्न प्रकार हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। इन्हें हम एक ट्रिक से अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ट्रिक है कौन पी के मांगे कैल्शियम सल्फर, CHON कौन, पी के फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, मांगे मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सल्फर। इसी प्रकार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैग्नीज, कॉपर, क्लोरीन, जिंक, आयरन, मोलिब्डेनम एंड बोरॉन। इसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैं क्यों कल जाऊं फिरने, मोहे पलमा आए। मैं मीन्स Mn, क्यों Cu कॉपर, कल Cl क्लोरीन, जाऊं जिंक, फिरने Fe, मोहे Mo मोलिब्डेनम, बल्मा मीन्स बोरॉन। इसी प्रकार से ट्रेस एलिमेंट्स बेरियम, सोडियम, सेलेनियम, सिलिकॉन, आयोडीन, फ्लोरीन, कोबाल्ट एंड वेनेडियम। अब टॉलरेंस रेंज अर्थात सहनशीलता की परास या सहनशीलता परिसर। सभी सजीवों में प्रत्येक पर्यावरण कारक के लिए सहनशीलता की एक निश्चित परास पाई जाती है। अर्थात प्रत्येक सजीव किसी भी पर्यावरणीय कारक को एक निश्चित सीमा तक उसकी मात्रा को सहन कर सकता है। यदि कोई भी कारक अधिकतम सहनशील स्तर से ऊपर या न्यूनतम सहनशीलता स्तर से कम हो तो यह कारक सीमाकारी कारक हो जाता है तथा उस क्षेत्र में प्राणियों के वितरण को प्रभावित करता है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई भी कारक जो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में विभव वृद्धि को कम करने का प्रयास करता है
उसे सीमाकारी कारक कहते हैं। अर्थात कोई भी वातावरणीय कारक यदि किसी इकोसिस्टम में जो वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसको कम करने का एफर्ट करता है तो उसे हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। एनी फैक्टर दैट टेंड्स टू स्लो डाउन पोटेंशियल ग्रोथ इन एन इकोसिस्टम इज ए लिमिटिंग फैक्टर। सबसे पहले जस्टिस लिबिग ने 1840 में तथा सेल्फोर्ड 1933 ने सजीवों की वृद्धि तथा वितरण को प्रभावित करने से संबंधित 2 नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम है लिबिग का न्यूनतमता का नियम या सिद्धांत। जर्मन वैज्ञानिक जस्टिस लिबिग ने 1840 में एक बुक लिखी जिसका टाइटल था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशंस टू एग्रीकल्चर एंड फिजियोलॉजी, अर्थात कार्बनिक रसायन व इसका कृषि एवं कार्यकी में उपयोग। लिबिग ने इस पुस्तक में पौधों की वृद्धि पर पड़ने वाले विभिन्न कारकों के प्रभावों का अध्ययन किया। लिबिग ने क्या देखा? लिबिग ने उपलब्ध पोषकों तथा पौधों की वृद्धि से संबंधित अध्ययन में पाया कि पौधों की वृद्धि उन कारकों द्वारा नियंत्रित होती है जिनका कम मात्रा में उपयोग किया जाता है, और यही अवधारणा लिबिग के न्यूनतमता के नियम से जानी जाती है। पौधों की वृद्धि उस कारक के द्वारा नियंत्रित होती है जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है। यही लिबिग का न्यूनतमता का सिद्धांत है। जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान और मरुस्थल में पानी सीमाकारी कारक है। यदि मरुस्थल में पानी की कमी हो जाए तो आप सजीव के जीवन की कल्पना कैसी होगी आप कर सकते हैं। इसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे पौधों की वृद्धि के लिए बोरोन की आवश्यकता होती है। बोरोन यदि नहीं मिले पौधे को तो पौधों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, चाहे उसको कितना ही पानी दिया जाए, कितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड मिले, नाइट्रोजन मिले तथा प्रकाश प्रचुर मात्रा में उपस्थित क्यों ना हो। एक दूसरा उदाहरण हम स्वयं हम में से भी देख सकते हैं। प्राणियों के लिए विटामिन की न्यून मात्रा की आवश्यकता होती है, बहुत ही नैनोग्राम्स में इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन विटामिन की अनुपस्थिति में शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, वृद्धि बंद हो जाती है। इस कारण भोजन में विटामिन की न्यून मात्रा का होना अति आवश्यक है। लिबिग का नियम मूल रूप से प्राकृतिक वातावरण में रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता से संबंधित था, जैसे तापमान, गैस, आर्द्रता, प्रकाश तथा अन्य कारक जो हैं वो सीमाकारी का कार्य करते हैं। इसके अलावा एक ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट हैं एफ ब्लैकमैन। इन्होंने बताया कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, H2O की मात्रा, प्रकाश की तीव्रता, तापक्रम, हरित लवक, ये सभी सीमाकारी कारकों का काम करते हैं। इन दोनों कार्यों के आधार पर वो लिबिग का न्यूनतमता का नियम और ब्लैकमैन का नियम, 2 सहायक नियमों का प्रतिपादन भी किया गया है, जिन्हें स्थिर दशा का सिद्धांत और कारकों की अंतःक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। ये स्थिर दशा का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्टेडी स्टेट। लिबिग का नियम केवल स्थिर अवस्था में ही लागू होता है जब ऊर्जा और पदार्थों के इनफ्लो व आउटफ्लो की दर बराबर हो, अर्थात ऊर्जा व पदार्थों के अंदर व बाहर वाले प्रभाव बराबर हों। यानी उसी सिस्टम में काम करेगा जब सिस्टम स्टेडी स्टेट में हो। दूसरा सिद्धांत कारकों की अंतःक्रिया का सिद्धांत। किसी एक कारक की उच्च मात्रा दूसरे कारक के सीमाकारी प्रभाव को रूपांतरित कर देती है। यानी एक सजीव किसी समय एक से अधिक कारकों के द्वारा एक्सपोज्ड होता ही है, तो यदि एक कारक की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो वह दूसरे जो कारक, पहले जो सीमाकारी कारक था, उसको परिवर्तित कर देता है। एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। पौधों को यदि सूर्य के प्रकाश में वृद्धि करवाई जाती है तो जिंक की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। कई बार सजीवों द्वारा निकट संबंधी पदार्थ का प्रतिस्थापन दूसरे पदार्थ के द्वारा कर लिया जाता है। जैसे मोलस्का का कवच सामान्यतया कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, लेकिन स्ट्रांसियम अधिक होने पर
कैल्शियम के स्थान पर स्ट्रांशियम का उपयोग कर लिया जाता है। हम कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में, किसी सजीव की वृद्धि का नियंत्रण अधिक मात्रा में उपस्थित कारक के अलावा बहुत कम मात्रा में उपस्थित कारक के द्वारा भी होता है। किसी सजीव की वृद्धि रासायनिक कारकों के अलावा अन्य कारकों के द्वारा भी प्रभावित होती है। इसके साथ ही किसी सजीव पर सीमाकारी प्रभाव दो या अधिक कारकों की अंतःक्रिया के कारण होता है। अर्थात निष्कर्ष के रूप में हम इन बातों को कह सकते हैं। एक महत्वपूर्ण नियम जो कि सीमाकारी कारकों के अंतर्गत आता है वह है सेल्फोर्ड का सहनशीलता का नियम, सेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। डियर स्टूडेंट, सजीवों की वृद्धि तथा परिसीमन का नियंत्रण बहुत कम मात्रा में उपस्थित कारक के अलावा बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित कारक के द्वारा भी होता है। जैसे मनुष्यों में भोजन में आर्सेनिक की कम मात्रा जो है वो उसके लिए हार्मफुल होती है, पॉइजनस होती है, विषाक्त होती है। लेकिन आर्सेनिक की बहुत अधिक मात्रा यदि हो जाए तो वो उसके लिए घातक होती है, अर्थात जानलेवा होती है। किसी कारक के बहुत अधिक तथा बहुत कम मान पर लिमिटिंग इफेक्ट की अवधारणा सबसे पहले वी सेल्फोर्ड 1913 ने प्रस्तुत की और इसे ही सहनशीलता के नियम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार कोई भी पारिस्थितिकीय कारक जिसके प्रति कोई सजीव अनुक्रिया दर्शाता है उसका अधिकतम एवं न्यूनतम लिमिटिंग इफेक्ट होता है। इन लिमिटिंग पॉइंट्स अर्थात परिसीमन बिंदुओं के नीचे या ऊपर किसी सजीव की उपलब्धता या जीवित रहने की प्रतिशतता बहुत कम होती है। अर्थात इन लिमिटिंग पॉइंट से नीचे यदि कोई कारक जाता है किसी सजीव के लिए या इसके ऊपर उसकी जो है लिमिट बढ़ती है तो वो सजीव जो है वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। सेल्फोर्ड के अनुसार प्रत्येक पर्यावरणीय कारक के लिए एक सहनशीलता सीमा टॉलरेंस लिमिट होती है जिसमें क्रांतिक न्यूनतम तथा क्रांतिक अधिकतम मुख्य सीमा बिंदु होते हैं। इन दोनों बिंदुओं के मध्य का क्षेत्र सहनशीलता की परास कहलाता है। इसे हम इस चित्र की सहायता से अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस चित्र में एक पक्षी की पॉपुलेशन को एक ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं ये जो मध्य का जो स्क्वायर है जिसमें इसकी पॉपुलेशन अधिकतम दिख रही है ये रेंज ऑफ ऑप्टिमम है, यानी ये किसी भी कारक की वो रेंज है जिसमें कोई भी सजीव अधिकतम वृद्धि करता है। इससे नीचे की तरफ जाते हैं इधर और इधर, ये उस कारक के प्रति उस सजीव की मिनिमम टॉलरेंस है और ये इसकी मैक्सिमम टॉलरेंस है। मिनिमम टॉलरेंस से नीचे ये जो जोन है ये जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कहलाता है। इसमें लीस्ट ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, यानी सजीव की वृद्धि जो है वो कम होती है। इसके साथ ही जो मैक्सिमम टॉलरेंस का पॉइंट है इससे आगे भी एक जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, इसमें भी जंतुओं की संख्या जो है वो कम मिलती है, लीस्ट ऑर्गेनिज्म। और इन दोनों बिंदुओं से आगे ये जो जोन है ये जोन ऑफ इनटॉलरेंस होता है, असहिष्णु क्षेत्र। अर्थात यदि कारक इस लेवल तक आता है तो यह सजीव के लिए असहनशील होता है और उसकी पॉपुलेशन में एकदम से गिरावट आ जाती है। इसी तरीके से जो मैक्सिमम क्रिटिकल पॉइंट है उसके बाद भी जोन ऑफ इनटॉलरेंस या असहिष्णु क्षेत्र मिलता है, इसमें भी जो ऑर्गेनिज्म है वो एब्सेंट होता है। इस बात को हम यूँ कह सकते हैं, यदि किसी प्रजाति के लिए सहनशीलता की परिसीमा में वृद्धि होती है तो यह प्रजाति उस क्षेत्र से विलुप्त हो जाती है। लेकिन इस क्षेत्र से पहले कारिकीय तनाव का क्षेत्र जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस उपस्थित होता है, जिसे कि हम इस चित्र में यहाँ देख सकते हैं, जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। और ये भी क्या है, जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस।
यहाँ ये जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, और इसके मध्य में ये जो सारा एरिया है ये रेंज ऑफ ऑप्टिमम है, जिसमें मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक पक्षी की जनसंख्या का यदि अध्ययन करें तो ऑप्टिमम लिमिट में इनकी संख्या सर्वाधिक होती है, फिजियोलॉजिकल जोन में इनकी संख्या बहुत कम होती है, और असहिष्णु क्षेत्र में कोई भी प्राणी उपस्थित नहीं होता है। सहनशीलता के नियम के सहायक सिद्धांत। क्रांतिक न्यूनतम, क्रिटिकल न्यूनतम एवं क्रिटिकल अधिकतम के मध्य की परास में प्राणी जीवित रहते हैं। टॉलरेंस रेंज, सजीवों में किसी एक कारक के प्रति सहनशीलता परास अधिक हो सकती है तो किसी दूसरे कारक के प्रति यह परास कम हो सकती है। जैसे एक मछली ऑक्सीजन की न्यूनता में जीवित रह सकती है, लेकिन यदि पानी की कमी हो जाए तो वह जीवित नहीं रह सकती। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, जिन सजीवों में अलग अलग कारकों के प्रति सहनशीलता अधिकतम होती है उन प्राणियों का वितरण व्यापक होता है, अर्थात उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा मिलती है। सहनशीलता सीमा, जब किसी प्रजाति में किसी एक कारक के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल न हों तो दूसरे कारक के लिए भी सहनशीलता की सीमा कम हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर या सीमाकारी कारकों के सिद्धांत की अवधारणा के बारे में है, और जो कि परीक्षा के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इस पर फुल क्वेश्चन व शॉर्ट नोट के रूप में प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। थैंक यू।